जय हिंद मेरे पत्रकार बंधुओं और साथियों। जैसा कि आपको मालूम है कि हरियाणा में और जे.एंड.के में दो जगह पे चुनाव घोषित कर दिए गए हैं। तो पहली चीज़ तो हम स्वागत करते हैं कि हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं और जल्दी हो रहे हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। दूसरी चीज़, ये जो बीजेपी की पोल भी साथ साथ खुलती है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, वो आज 4 राज्यों के चुनाव भी इकट्ठे नहीं करा सकते। तो ये एक बड़ी विडंबना है। सवाल है उनके ऊपर उठता है कि क्या आपके पास 4 राज्यों में एक साथ इलेक्शन करवाने की भी ताकत नहीं है? क्या वो घबरा गए हैं कि चारों के चारों जो राज्य हैं वो हमसे छिन जाएंगे? छिनेंगे तो जरूर, दो दो करके। देखिए, चुनाव घोषित हो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम लोगों ने भी अपनी पूरी एक रणनीति पहले से तैयार की हुई थी, जिसके तहत हम अपना जो कंप्लीट कार्यभार है वो सारा का सारा हम अब हरियाणा का जो संचालन है वो गोहाना हमारा हेडक्वार्टर रहेगा, कैंप ऑफिस रहेगा। पूर्व सैनिक विभाग कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमने ये फैसला किया है और आप लोगों के साथ रूबरू होते रहेंगे। चुनावी मुद्दे बहुत सारे हैं। हरियाणा में तकरीबन 25% के आसपास डिफेंस कम्युनिटी है और अगर सही मायने में देखें तो तकरीबन 11 लाख के आसपास हमारे सेना, सैनिक परिवार, पैरामिलिट्री फोर्सेस, रिटायरीज, सर्विंग सब मिलाकर हैं। तो 50 लाख से ज़्यादा वोट कंट्रोल करते हैं हरियाणा के। और हमारी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है इस लोकसभा चुनाव में पूरे देश भर में। जिस तरह से हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उसको करके और साथ साथ अग्निवीर के मुद्दे को जो पूरे देश में जिस तरह से उठाया है, तो उसका बहुत बड़ा असर देखने को मिला कि हरियाणा में जो चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी के जो 10 की 10 सीटें लेने का दावा कर रही थी, 10 में से 5 ही रहे। जो सेंटर ने हमारी स्टेट की लीडरशिप हरियाणा में दी हुई है, हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे जो सीएलपी लीडर हैं, और बाकी और सभी तमाम हमारे जो लीडरान हैं, उन सब की मेहनत से बड़ा अच्छा नतीजा आया। और यही नतीजा हमारा अब आगे ट्रांसलेट होगा। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी है, मजबूती से सरकार बनाएगी। और बीजेपी, पिछली बार तो उन्होंने कहा था 75 पार, शायद वो तो वहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन हम दावे नहीं करते हैं। लेकिन आज जनता का मूड बना हुआ, माहौल बना हुआ है और इस माहौल के जरिए जनता बदलाव चाहती है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आनी तय है। हम जो कांग्रेस पार्टी का जो अभियान चल रहा है, पहले घर घर कांग्रेस, फिर हाथ बदलेगा हालात, जय जवान कैंपेन, और उसके बाद अब जो हरियाणा मांगे हिसाब प्रोग्राम चल रहा है, सक्सेसफुल प्रोग्राम चल रहा है। हमारे नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो यात्राएं चल रही हैं, बहुत ज़बरदस्त जन सैलाब उमड़ कर आ रहा है और वो बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। इसके साथ साथ हमने जो लोकसभा के अंदर जय जवान कैंपेन चलाई थी, उसी जय जवान कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा में हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंचेंगे और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंचकर अग्निवीर के खिलाफ, अग्निपथ योजना के खिलाफ, डिफेंस कम्युनिटी के साथ जो गलत हो रहा है, और जो हमारे चुनावी न्याय पत्र है सेंटर का और अभी स्टेट का जो बनेगा, उस न्याय पत्र को साथ में ले जाकर हम यात्रा भी करेंगे, पूरे हरियाणा में जाएंगे और उसका संचालन आपके इस गोहाना से होगा। मुख्य मुद्दे जिनके ऊपर लड़ाई लड़ेंगे हम और लड़ रहे हैं, बेरोजगारी।
हरियाणा में 50% से ज़्यादा पद खाली हैं सरकारी नौकरियों में, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। दुनिया भर के हमारे बेरोजगार लड़के जो पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि नौकरियां लगेंगी, हर नौकरी को जिसको अनाउंस किया गया उस नौकरी के अंदर कहीं ना कहीं कोई पेच छोड़ दिया। उस पेच की वजह से वो हाई कोर्ट के अंदर लंबित रही है और उन भर्तियों को पूरा नहीं कर पाए। जिस तरह से कानून व्यवस्था है, जिस तरह से दलितों के साथ शोषण हो रहा है। और हम एक और चीज कहना चाहेंगे कि जो सेंटर में हमने कहा था कि संविधान बचाने की लड़ाई है, इसी तरह से संविधान के ऊपर जो बीजेपी सरकार ने हमला किया है, आपको ध्यान होगा कि जिस तरह से कच्चे कर्मचारी लिए गए थे उनमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं। अब उनको ये कह दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम 58 साल तक आपको नौकरी करने की इजाजत दे देंगे। क्या ये सही है? क्या ये पक्की नौकरियों को कच्ची नौकरियों में तब्दील करने का काम नहीं है? क्या ये बैकडोर एंट्री से रिजर्वेशन, जो बैकवर्ड क्लास की, शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, ओबीसीज की जो रिजर्वेशन थी, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने का काम नहीं किया? तो इन सब मुद्दों को साथ में लेकर हम आगे चलेंगे और चुनाव के अंदर अब आपके माध्यम से पूर्व सैनिक विभाग कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से बिगुल फूंक दिया है और अब हमारे प्रोग्राम लगातार चलते रहे। जी, जिस तरह से भी बताया कि लोकसभा चुनाव में जो है हालांकि 5 सीटें कांग्रेस की है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि उनके नेताओं ने जो है लोगों को, कांग्रेस की जनता को बहका कर 5 सीटें हासिल करने का काम किया, लेकिन अब जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें ऐसा नहीं होगा। देखिए, बहकाने का काम तो उन्होंने 10 साल पहले शुरू कर दिया था। किसी को कहा था 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, 15 लाख आपके खाते में आएंगे। फिर उसके बाद 2019 में पुलवामा और बालाकोट के जो सेना के एक्शंस थे, या पुलवामा का जो अटैक हुआ था, उसके बाद जब उन्होंने कहा कि क्या जिसकी पहली वोट है वो हमारे को, बीजेपी को, पुलवामा और बालाकोट के नाम पर हमारे डेडिकेट हो सकती है, तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। 10 साल से झूठ बोलते आए हैं। लोगों का दिमाग बिल्कुल क्लियर है, इस टाइम पे मन बन चुका है, वो बदलाव चाहते हैं। और कोई भी बहकार बहका नहीं रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर। कांग्रेस पार्टी मुद्दों के साथ, जमीन से जो मुद्दे उठे हुए थे, हम लोग अपने मन की बात लोगों को नहीं सुनाते हैं, लोगों के मन की बात सुनते हैं। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए लोगों की आवाज सुनी, लोगों के मुद्दे सुने और उसके ऊपर एक न्याय पत्र बनाया। उस न्याय पत्र के ऊपर हमने लोकसभा इलेक्शन लड़ा है और उसकी जीत है। बीजेपी का ये भी कहना है कि ये जो कांग्रेस के लीडर हैं उनमें फूट ज्यादा है, उनके बड़े लीडर जो है एक बार मंच पे आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा दें। ऐसा है जी, संगठन नहीं बन पाया कांग्रेस का। देखिए, बड़ा साफ बात है, बीजेपी अपने पहले अलग अलग नेताओं को खुद संभाल ले। हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी एकजुट थी, है और रहेगी एक मुट्ठी की तरह। लेकिन 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 हमारे यहाँ पे एक इंटरनल डेमोक्रेसी है। इंटरनल डेमोक्रेसी में हर आदमी को अपने प्रोग्राम करने के अधिकार है। अब जैसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूर्व सैनिक विभाग के, तो हम भी अपने कार्यक्रम चला रहे हैं। कोई जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, वो अपने कार्यक्रम चला रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, सीएलपी लीडर हैं, वो अपने अलग अलग कार्यक्रम चला रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी जो एक सांसद हैं, सांसद होते हुए हरियाणा मांगे हिसाब प्रोग्राम चला रहे हैं। तो ये सब लोगों की एक कलेक्टिव एफर्ट है। तो आप गोहाना से ही क्यों ये सारी एक्टिविटी करना चाहते हैं? क्या टिकट की दावेदारी कर रहे हैं कहीं से? देखिए, टिकट के फैसला करती है कांग्रेस पार्टी का हाईकमान। हाईकमान का आदेश होगा तो जरूर लड़ेंगे। फील्ड सोल्जर हैं, लड़ना जानते हैं और लड़ेंगे। आप सोल्जरों की आवाज उठा रहे हैं और आपने ये भी बोला भी अच्छी बात है, सोल्जर की आवाज उठानी चाहिए। और आपके नॉलेज में हर छोटे से छोटे सोल्जर की मतलब जो भी समस्या होगी आपके नॉलेज में हो। अभी पीछे कांग्रेस काल में वो होते थे मार्शल, क्या नाम था उनका, मानिक साहब, उनका एरियर रोक दिया गया था, लेकिन जब पीके अब्दुल कलाम आए उनका एरियर मिला। क्या कारण रहे? देखिए,
जल सैम मानेकशॉ हमारे 5 स्टार जनरल हैं, 3 ही हुए हैं और हम उनको सैल्यूट करते हैं। देखिए, जो एरिया रोकने का काम है, ये जो पेंशन है उसके अंदर सरकार की कोई भी गतिरोध नहीं होता है, सरकार का गतिरोध नहीं होता है। पेंशन का एक सिस्टम है, वो पेंशन हमारे सीडीए पेंशन हैं वो करते हैं, जो उनकी इंक्रीमेंट्स हैं या जो चीज़ है उसको लगवाने की जिम्मेदारी जो है वो हमारे जो डिफेंस लेखा विभाग है, डिफेंस अकाउंट्स है, उनकी जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं कभी रहेगी, जैसे पता चला तो उसको उसको ठीक कर दिया गया। ये तो हमारे भी पेंशन के अंदर बहुत बार ऐसा है कि चीज़ें एनॉमलीज आ जाती है। हमारी OROP 1 OROP 2 के अंदर दुनिया भर की एनॉमलीज आई हुई, सरकार से बात कर रहे हैं, तो वो एक प्रोसेस है, वो हो जाता है, क्लियर हो जाए। सर, और काफी मुद्दों के ऊपर आप बात कर रहे हैं। कल देश की आन बान शान को जूतों के नीचे रखा गया, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, जिसके लिए आप लड़ते भी हैं और उसके अंदर लिपट के भी हम लोग आते हैं। देखिए, आपने नाम नहीं लिया, लेकिन आप विनेश फोगाट जी के बारे में मेरे ख्याल से शायद उनकी बात कर रहे मैं ये कह रहा हूँ, जब हम नेशनल फ्लैग हम पूरा मान सम्मान करते हैं, उसको हम गाड़ियों के बोनट पर लगाते हैं, उसके बाद उस पर खड़े होकर देखिए ऐसा है, हम लोग तिरंगे के लिए खड़े हैं, तिरंगे के लिए लड़ते हैं और तिरंगे में लिपट, या तो हम तिरंगे में लिपट कर आए, ये एक सपना होता है, या फिर तिरंगा फहराकर। देखिए, जहाँ तक बात है, मैं इस मुद्दे को 2 हिस्सों में टैकल करना चाहूँगा। पहली चीज़ कि हमारे हरियाणा का प्रदेश जवान, किसान और पहलवान, पहलवान का मतलब खिलाड़ी, इसके नाम से जाना जाता है। और जिस तरह से हमारी पहलवान बेटियों के साथ खिलवाड़ हुआ, एक बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे, जिस तरह से उन्होंने बच्चों के साथ गलत किया और जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, उसके ऊपर बीजेपी सरकार ने कोई एक्शन नहीं किया। और हमारे यही पहलवान बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर पर 140 दिन जिन बच्चों को उस समय पे अपने मैट के ऊपर, नहीं, मैं आपको उसी के ऊपर आ रहा हूँ, मैट के ऊपर, स्पोर्ट्स की मैट के ऊपर होना चाहिए था, वो जंतर मंतर पर उनको दरियों के ऊपर जो है अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी। अब रही बात जो उनके साथ विनेश फोगाट के साथ जो वहां पर घटना हुई है, वो बहुत ही दुखद घटना। लोगों ने मान सम्मान देने के लिए पूरी तरह से पूरा का पूरा जन सैलाब, हरियाणा का, दिल्ली का, राजस्थान का, हर जगह का जन सैलाब उस हमारी बेटी का सम्मान करने के लिए वहां पर पहुंचा। और जो आप बता रहे हैं, मैंने वो देखा नहीं है, आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है, लेकिन मैंने देखा नहीं कि तिरंगे झंडे के ऊपर किसी ने पाँव रखा है। ये ऐसे इतनी बड़ी भीड़ है, उसके अंदर अगर ये इस तरह की गलत चीज़ हुई है तो उसको हम तिरस्कार करते हैं, वो गलत चीज़ है। उसको हम कभी भी, तिरंगे का अपमान हम अपने जब तक जीवित हैं उसको सहन नहीं कर सकते, तो क्या कभी हम सहन नहीं कर सकते। अगर ये इस तरह की चीज़ जाने में हुई है, जानते बूझते हुई है, तो बहुत ही संगीन अपराध है। और अगर अनजाने में, भीड़ में कहीं हुआ है, तो इसको, गलती को भी सुधारने की ज़रूरत है, उसको समझाने की, बताने की, और इसके मान और सम्मान को बरकरार कराने की जिम्मेदारी जो है सबकी। आप कह रहे हो कि आपको जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी में रहता हूं। उसके बारे में इस गाड़ी में जो है विनेश को लाया गया था, उस गाड़ी को सजाया गया था, उस गाड़ी की बोनट पर तिरंगा लगा हुआ था, जहाँ पर जो है बजरंग पुनिया खड़े हुए उस तिरंगे के ऊपर। देखिए, ऐसा है कि जो ये मैंने वैसे एक्चुअली देखा नहीं है, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जो चीज़ देखी हो उसके बारे में बोलना तो सही रहता है। लेकिन जो उनकी रूफ है, उस रूफ से वो बाहर निकले हुए, तो मैंने ऐसा तो देखा किसी गाड़ी के अंदर, लेकिन ये तिरंगे वाली चीज़ मैंने नहीं देखी है। लेकिन जो भी है, ये निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। तिरंगे का मान और सम्मान रखना हम सबकी बराबर की जिम्मेदारी है, और कोई भी
इस तरह की चूक या गलती करता है तो उसके लिए उसको बताना, समझाना और एजुकेट करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हरियाणा की एक ही बेटी नहीं थी जो कि मान सम्मान लेकर आई थी, दूसरी बेटी भी मान लेकर आई, जो इज्जत बनाकर आई देश की, पर उसके मान सम्मान के लिए कोई नहीं है। क्या है वो एक ही बेटी नजर आई, देखिए दूसरी जो हुड्डा बेटी लेकर आई थी उसके कोई नजर नहीं आया। देखिए ऐसा है, आप भाकर की बात कर रहे होंगे। एक हुड्डा बेटी भी लेकर आई 76 के लिए। देखिए ऐसा है कि आपको ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मेडल जब हमारे पास आते हैं तो मेडल्स लाने वालों की भी पूरी इज्जत की जाती है, लेकिन जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनकी भी पूरी इज्जत की जाती है। लेकिन अगली पंक्ति में खड़ा कौन होता है? जो गोल्ड मेडल या मेडल लेके आया। लेकिन इसके साथ साथ सम्मान सभी का है, सम्मान सभी का है। अब मनु भाकर है, राहुल गांधी जी ने उनको अपने पास घर पे भी बुलाया, सम्मानित भी किया और उनके साथ, उनके पूरे परिवार के साथ जो अपना खुशी है वो साझा की। ये है हमारे संस्कार। सब लोगों को हम अपने यहाँ पर बुलाकर उनको सम्मान करें, अलग अलग जगह पे सम्मान करें। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखें कि जो परिवार में माँ सबसे ज्यादा किसका ध्यान रखती है? जो परिवार में सबसे कमजोर बच्चा होता है उसका ध्यान। यहां पर जिसके साथ गलत हो चुका है, एक बच्ची जो रेसलर, जो गोल्ड मेडल तक पहुंच गई फाइनल फाइट में, एक दिन में आपको ध्यान होगा कि 12 घंटे में 3 फाइट लड़ने के बाद वर्ल्ड की नंबर 1 जो 140 बाउट पीछे से कभी हारी नहीं थी, योशोकी, जापान की रेसलर, उसको हराकर पहले बाउट के अंदर उसको हराकर वो पहुंची। फिर उसके बाद 2 और बाउट जीते उसने और फाइनल भी उसका 18 घंटे के अंदर अंदर पहुंची। लेकिन उसका सिर्फ 100 ग्राम, ये एक सवाल उठाता है कि 100 ग्राम वजन उसका कैसे बड़ा रह गया, ज्यादा रह गया। जब कांटे पे तुलने जाते हैं तो उससे पहले उसके साथ कैलिब्रेटेड एक मशीन होती है जिसके ऊपर वहां जाकर पहले चेक किया जाता है और एक साइंटिफिक तरीका है वेट रिडक्शन का, साइंटिफिक तरीके को फॉलो किया जाता है। और जिस तरह से जो बातें सामने आ रही हैं कि वहाँ पर अंबानी के हॉस्पिटल के जो बॉम्बे का हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं जो हमारी टीम के थे, और कहीं ना कहीं पे हमारी टीम मैनेजमेंट की चूक हुई है और जो हमारे डाइटिशियंस वगैरह थे उन सारों से चूक हुई है कि 100 ग्राम कैसे ज़्यादा रह गया। तो ये एक षड्यंत्र भी हो सकता है, षड्यंत्र भी हो सकता है, लेकिन चूक तो हर हालत में जो कि मैनेजमेंट से हुई है। मैनेजमेंट को उसके खिलाफ उसी समय पे रिप्रेजेंटेशन डालनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं डाली। किसने रिप्रेजेंटेशन डाली? खिलाड़ी ने अपने आप एक दिन बाद डाली, जो कि गलत है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी को दर्शाता है। ठीक है सर। कोलकाता में एक बेटी का रेप हुआ, हत्या हुई, ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए या रोड पे जाए प्रदर्शन करिए, उससे क्या साबित करें? कोई मैं बेटी के साथ हूँ पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई। देखिए जो भी उस कलकत्ता का जो रेप केस है उसके अंदर जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत हुआ है, परिवार के साथ भी, लड़की के साथ भी। और तुरंत प्रभाव से उन्होंने जिस तरह से एक्शन किया है, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस करते हुए उनको पकड़ा भी है। और इन्वेस्टिगेशंस जब कंप्लीट होगी तो रोष पूरे देश में, जैसे आपको ध्यान होगा कि निर्भया कांड के अंदर भी जिस तरह से जो एक बर्बरता से जो चीज़ हुई है, क्राइम हुआ है, ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ हम लोग सब लोग हैं। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ों का संज्ञान लिया गया था, बहुत सारी चीज़ें, बस मार्शल, ये बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी। तो जब कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो वो समाज के अंदर की कुरीति को, कहीं ना कहीं मानसिकता को दर्शाती हैं और ऐसे आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। हम कहते हैं कि उसकी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और जिस तरह से डॉक्टर्स डिमांड कर रहे हैं कि उनकी देर सवेर
रात में अंधेरे में कैसे वो काम के ऊपर अपने पहुंचते हैं और आइसोलेटेड एरियाज के अंदर जो निकलते हुए काम पे जाते हैं, तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बेहतर इंतज़ाम सुविधाएं होनी चाहिए। और उसके लिए हम चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसे कानून या कोई ऐसी चीज़ बने जिसके अंदर डॉक्टरों की सेफ्टी सिक्योरिटी को, इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखा जाए। और सीबीआई को ये ऑलरेडी सौंप दी गई है, जबकि 90% इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी, उसके बावजूद भी इसको सीबीआई को सौंप दिया गया है। तो इसमें कोई रेजिग्नेशन वाली कोई ऐसी बात नहीं।